आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम 2024 में हम बात करेंगे 2024 की इंटरेस्टिंग लड़ाई की। मणिपुर पर मोदी को घेरने के लिए विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन विपक्ष का यह दांव उल्टा पड़ गया। इंडिया अलायंस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 132 मिनट के बाद भाषण में नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस पर बेहद अग्रेसिव रहे। मोदी और राहुल के भाषण से क्लियर हो गया कि 24 की पिच पर कौन कैसी बैटिंग करने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी की जीत का यह सिलसिला 24 में भी जारी रहेगा? 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मुश्किल होगा या आसान? मोदी पर जनता का कॉन्फिडेंस कितना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए नरेंद्र मोदी 24 की लड़ाई में किस तरह फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहे हैं। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। तो मोदी अटैकिंग मोड में है, वहीं राहुल गांधी भी उन्हें लगातार काउंटर कर रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड दौरे पर हैं। वायनाड की रैली में कैसे राहुल ने मोदी से स्कोर सेट करने की कोशिश की, ये भी सुनिए। For 2 hours 13 minutes, he laughed, he joked, he smiled, his cabinet laughed, his cabinet joked, his cabinet smiled. They had a lot of fun. The Prime Minister spoke for 2 hours 13 minutes about everything, about the Congress, about me, about the India Alliance, but he spoke 2 minutes about Manipur. तो पीएम मोदी पर अटैक करने वाले राहुल गांधी अकेले कांग्रेसी नेता नहीं हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लेकर एक और बड़ी बात कही है। गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी में मोदी का रिस्पेक्ट कम होता जा रहा है और बीजेपी में उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है, इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में वो रिस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में वो तो कम हुआ है। मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। पूछ लीजिए आपके बीजेपी वालों से इनकी मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहाँ क्या माहौल होता है, पहले क्या था अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा इस बात को समझा, ओबीसी के सम्मिलित प्रधानमंत्री हो, ओबीसी का मान सम्मान तो रखो कम से कम। आप जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है। धीरे धीरे रिवोल्ट हो सकता है आपके खिलाफ में। तो अशोक गहलोत भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में, उनके ही संगठन में विरोध हो सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय सराफ, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट, हमारे साथ हैं, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। और सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। देखिए, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में जुबानी जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं अशोक गहलोत और कह रहे हैं कि पीएम का रिस्पेक्ट उनकी पार्टी में कम हो गया है और 2024 आते आते इंतजार करिए कि एक बड़ा रिवोल्ट हो सकता है, यानी उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। सबसे पहले क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस के बड़े निकट है, तो सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की है, मैं चाहूँगा, पिछले वर्ष तो ये लोग इससे अलहदा रहे, अलग रहे। सोनिया गांधी जी ने तिरंगा नहीं लगाया, परंतु तिरंगा स्वीकार है मेरी तरफ से। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपके लिए भी तिरंगा है, हमारे साथी आपके लिए भी है, मेरे लिए तो है ही, और प्राची जी आपके लिए भी मैं एक तिरंगा लाया हूँ, आप ऑडियंस के प्रतिनिधित्व में हैं। तो
थैंक यू। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने अपने घर में अपने अपने डीपी में जरूर इस तिरंगे को लगाएं, क्योंकि देखिए विश्वास इस तिरंगे का ऊपर रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव किया है। 370 हटा तो लाल किले में ही नहीं बल्कि लाल चौक में भी तिरंगा दिखने लगा है। आज आईएसएस के झंडे दिखाई देते थे वहां पर एक समय पर। आज आप देख सकते हैं कि 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है, 30वें स्थान पर पहुंचने वाली है। 12 करोड़ लोगों तक हम लोगों ने नल से जल, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय, 3.5 करोड़ लोगों तक गरीब घरों तक आवास पहुंचाने का काम, पर कैपिटा को दुगनी करने का काम, हाईवे को दुगना करने का काम, ये सारे काम किए हैं। इसलिए जनता को तो बड़ा विश्वास है, जनता को बड़ा विश्वास है। पर देखिए कितनी अजीब और गरीब बात है कि जो अभी व्यक्ति बयान दे रहे हैं, अरे सचिन पायलट को आप में विश्वास नहीं है, राजेंद्र गुड़ा को आप में विश्वास नहीं है, दिव्या मदेरणा को आप पे विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, ये अनोखा अविश्वास प्रस्ताव था। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो लोग थे उनको अपने ही अविश्वास प्रस्ताव में इतना कम भरोसा था कि फ्लोर टेस्ट से पहले खुद ही वोटिंग से पहले भाग गए। मतलब कि अपने ही नंबर पर कॉन्फिडेंस नहीं था। और मुझे बताया गया है कि राहुल गांधी का जो वक्तव्य आया कि भारत माता की हत्या हुई है, इस वक्तव्य के बाद 144 जो इनके नंबर थे वो 100 से कम हो गए थे। इसीलिए वोटिंग से पहले ये लोग घबरा कर भाग गए, इसीलिए उन्होंने वोटिंग नहीं होने दी। और मणिपुर पर ये सीरियस नहीं थे, ये भी साबित हो गया, क्योंकि मणिपुर पर प्रधानमंत्री 42 मिनट बोले। अब राहुल जी ने क्या बोला, 2 मिनट बोले, प्रधानमंत्री 42 मिनट बोले, अमित शाह जी 40 मिनट बोले। और स्टार्टिंग में कौन 15 मिनट घुटनों के बारे में बोलने लगा, और सिर्फ 16 मिनट अगर मणिपुर पर बोला तो राहुल गांधी ने बोला। और फिर जाते जाते अपॉर्चुनिटी मिस भी कर गए और फ्लाइंग किस भी दे गए। तो मुझे लगता है कि कौन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, कौन फ्लाइंग किस दे रहा है और किसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है, ये जनता समझ गई है। देश की जनता ने तो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी में ही जताया है। ठीक है अनिल यादव जी, अब आप पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग डर गए और डर की वजह से आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव में जो प्रक्रिया होती है, जो वोटिंग होती है, उससे भी आप चले गए, आपने वॉकआउट कर दिया। सुनने की हिम्मत नहीं है विपक्ष में, लेकिन सवाल बहुत सारे करता है। देखिए प्राची जी, क्योंकि शुरुआत जो है तिरंगा से हुई है और मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई शहजाद को जिन्होंने हमें तिरंगा भेंट किया। मैं साथ ही साथ ये भी चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि तिरंगा के साथ डिबेट की शुरुआत हुई है, लेकिन एक सच्चाई भी पता चले। ये उसी पार्टी से आ रहे हैं जिसके पूर्वजों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। देश के आजाद होने के बावजूद ये कहते थे कि नहीं, हम इस तिरंगे को नहीं मानते, ये भगवा झंडा फहराते थे। तो ये इस देश की ताकत है जो कि इन लोगों को आज तिरंगा सबको बांटना भी पड़ रहा है और प्रणाम भी करना पड़ रहा है और डीपी में भी लगाना पड़ रहा है। तो ये तो सच्चाई है इनकी। जहां तक अशोक गहलोत जी ने बात कही है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बल्कि देश को भी अब नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि देखिए जब मणिपुर जल रहा था ना, तो उस जलन की जो आग की लपटें थी उस पूरे देश को महसूस हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति था और वो एक व्यक्ति थे देश के प्रधानमंत्री, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मणिपुर जैसा राज्य जल रहा था तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, वो विदेशों में घूम रहे थे, वो यूएस में घूम रहे थे, वो फ्रांस में घूम रहे थे। वापस आए तो क्या करने लगे, वो राजस्थान में रैली करने पहुंच गए, मध्य प्रदेश में चले गए, सांसदों से मिल रहे हैं। लेकिन उनके पास एक बार भी यह समय नहीं हुआ कि मैं पार्लियामेंट में जो विपक्ष कह रहा है, जो मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, जो माताओं बहनों की जो गोद सूनी की जा रही है, कारगिल के जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, कि मैं उस पर कुछ बात कर दूं, उस पर एक बार चर्चा नहीं की। तो देश ने यह देखा। और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम सरकार गिराने के लिए नहीं आए, हमें पता था कि हमारे पास नंबर नहीं है। तो यह हार जीत का सवाल तो है ही नहीं। सवाल इस बात का था कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को मजबूर करना चाहते थे कि वो संसद में आए। हम थोड़े कामयाब जरूर हुए, हम उनको संसद में ला पाए, लेकिन पूरे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का दिल नहीं है, वो पत्थर हो चुका है। वो जो संसद में आए तो 1.5 घंटे आप उनका भाषण सुनिए, बल्कि 1.5 घंटे से ज्यादा वो अपनी तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्होंने मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोला और उसके बाद मणिपुर पे जब बोला तो यूं करके और हंसते हुए बोला। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान साथी बैठे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री, अगर माताएं बहनों की आबरू लूट रही हो और देश का प्रधानमंत्री हंस हंस के बात कर रहा हो तो कैसा लगेगा? क्या विपक्ष उस हंसी को देखने के लिए रुकता वहां पर? आप मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने गलत किया जब देश के प्रधानमंत्री एक मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है तो विपक्ष ने कहा कि हम आपकी तारीफ नहीं सुन सकते, हम देश की बात करना चाहते हैं, हम आपको यहां तक ले आए। लेकिन अब आज हमने जनता के सामने दिखा दिया है कि यह प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए अभी आने वाला समय है। इन्होंने देखिए संसद के पटल का हमारी मजबूरी थी, लेकिन इन्होंने उसे मौका बना दिया। हमारी मजबूरी थी मणिपुर की, हम चाहते थे उस पर बात हो, लेकिन इन्होंने उसे मौका बना दिया, अपॉर्चुनिटी बना दिया, जिससे कि ये चुनावी बात कर सके। जिस व्यक्ति के लिए आज इन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए सिर्फ सत्ता इंपॉर्टेंट है, ना सत्य इंपॉर्टेंट है। और ये कर्मयोगी कहते हैं मोदी जी को, ये कर्मयोगी नहीं, सिर्फ कुर्सी योगी। ठीक, संजय सराफ जी, क्या ऐसा है आप लोगों ने इसे मौका मान लिया और मौके के तौर पर आप लोग चौका लगाने की फिराक में थे, अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे, आप लोगों ने सिर्फ सियासत की बात की? यह विपक्ष का कोरा आरोप है। मणिपुर की चिंता नहीं झलकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से भी। नहीं, देखिए
सियासत कहाँ पर की हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 9 साल में हमने वो दोहराया, ओपनली किया। अगर वो काम में हमने कहीं पर गलत बोला है, क्या शौचालय नहीं बने हैं गरीब गुरबात लोगों के लिए जिनको इन्होंने साइड में छोड़ के वोट लेके लात मारते थे? क्या गरीबों के लिए मकान नहीं दिए गए? जो जो ग्राउंड जीरो पर काम हुआ है हमने वो बात की है। हमने इनकी लेट मी कंप्लीट, हमने उनकी तरह राजनीति नहीं की। इन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद आज तक कभी पिछले 70-75 साल में देश में ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोल रहे हैं और विपक्ष उठ के बाहर निकल रहा है? क्योंकि इनके यहां लीडरशिप है नहीं। एक साइड से राहुल बाबा बोल रहे हैं, दूसरे साइड से खरगे जी बोल रहे हैं, तीसरे साइड से इनका नेता वहां पर अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है। तो दे आर नॉट एबल टू डिफाइन देयर करना क्या है इनको प्रैक्टिकल शेप में। अगर इनके पास कोई 55 साल का युवा नौजवान खुलकर खड़ा होकर बोल रहा है 55 साल में मैं देश को देखने चला हूं, यहां तो 60 साल में लोग रिटायर होते हैं, वो 55 साल में देश को क्या देखेगा? जो यूथ है, नौजवान है, वो 28 साल का मैक्सिमम है कंट्री में, 27-28 के बीच में। अदरवाइज 18 साल के बाद आज 18 साल का नौजवान अब हमारे साथ है देश में, जो वोटिंग राइट्स उसको मिले हैं। उसको छोड़कर ये कह रहा है मैं 55 साल के बाद देश को देखने चला हूं। क्या देखेगा भाई 55 साल में? ये तो मसला ये है कि द इशू इज दे वर नॉट एबल टू फेस, वो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए। वोटिंग राइट्स अलग बात है, अगर इनके पास पोटेंशियल होता, कैपेसिटी होती, क्रेडिबिलिटी होती, ये डिफाइन कर लेते। नहीं जी आप मोदी जी आप ये बात गलत कर रहे हो, आप ये बात सही नहीं बोल रहे हो, आपने ये पॉइंट बोला, आपने ये काम नहीं किया। काम के आधार पर तो ये कहीं बात ही नहीं कर रहे। मणिपुर का दुख हम सबको है, यहां पर जितने बच्चे लोग भाई बहन हमारे बैठे हैं सबको दुख है मणिपुर का। इनको कभी दुख आया है जम्मू कश्मीर का? मैं भी कश्मीरी पंडित हूं, इनको कभी दुख आया? 32 साल से वही लोग हैं जिन लोगों को इनकी वजह से, इनके जो डॉक्टर फारूक साहब पार्लियामेंट में चलाते हैं, डॉक्टर फारूक और राजीव गांधी की वजह से कश्मीर में आग लग गई, इंदिरा जी की वजह से पंजाब में आग लग गई, इनको वो सब चीजें नहीं दिख रही है। अगर 32 साल के बाद कश्मीर ठीक हो गया, आज भी मणिपुर मोदी जी के नेतृत्व में ठीक हो जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से ठीक होगा, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। और इसके साथ में होम मिनिस्टर साहब ने इनको खुलकर बोला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आप 2.5 घंटे नहीं, आप जितना टाइम डिबेट करना चाहते हैं डिबेट करिए। हिम्मत ही नहीं थी डिबेट करने की, ये सब राजनीति कर रहे थे डिबेट के बदले। गृह मंत्री ने भी बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों की अगर मैं भाषा में कहूं कि देर से बोले, वो पहले अटैक करते रहे इंडिया गठबंधन पर, वो अटैक करते रहे यूपीए पर, लेकिन उसके बाद वो मणिपुर पर बोले और आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन मणिपुर पर उन्होंने विस्तार से बताया, तो गृह मंत्री का जो बयान था एक दिन पहले, उन्होंने बताया कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे गलतियां हुई, कहां पर गलतियां हुई। मुख्यमंत्री को लेकर जो आपका सवाल था उसे भी एड्रेस किया गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया, फिर ये वॉकआउट क्यों किया गया सदन से? पराशर जी, पहले तो इस तिरंगे से बात शुरू करूं कि 52 साल जिन लोगों ने नहीं फहराया तिरंगा, देश के कोने कोने में कराया दंगा, वो आज घर घर बांट रहे हैं तिरंगा। चलिए देश बदल रहा है, कहीं ना कहीं तो वो संविधान पे आया है। अब आइए आपकी बात पर कि आपने बड़े अच्छे लच्छेदार शब्दों में कहा, गृह मंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री ने बताया। अरे एक डॉक्टर जो देश का संवैधानिक गार्जियन था, जब मर्ज उसको पता चला वो चुपचाप घूमता रहा, पूरी दुनिया घूमा, मुस्कुराता रहा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बात करने आया तो 1 घंटे तो एकदम मजाक बना दिया। पहली बार इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री है देश में जिन्होंने हर चीज को मजाक में तब्दील कर दिया। ये देश मजाक नहीं है, संविधान से चलता हुआ एक संसद है, उसमें आपकी जवाबदेही है। आपसे कोई खैरात मांग नहीं रहा है मणिपुर, जो आप बार बार कह रहे हैं कि मणिपुर हम ऐसे ठीक कर देंगे, वैसे ठीक कर देंगे। कोई खैरात नहीं मांग रहा आपसे। आप एक चुनी हुई सरकार है, मणिपुर में सरकार है, संसद में आपकी, देश में सरकार है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब 4 मई को घटना घटी तो देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती थी कि उस मणिपुर जाकर उसको कंट्रोल किया जाए। वहां भी फेल हुए। आप एहसान क्या जता रहे? हमने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी मणिपुर का बदल दिया। 3 दिन मणिपुर में हम ठहर गए, 23 दिन हमारे गृह राज्य मंत्री ठहर गए। यह तरीका नहीं होता है। आपको उदाहरण देता हूं, 1989 में एक दंगा हुआ था भागलपुर में। 24 घंटे के अंदर भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह उस शहर में मौजूद थे, ये अपील करने के लिए कि देखो दंगा समस्या का हल लेंगे, और शांति व्यवस्था 2 दिन के अंदर कायम हुई। ये अचीवमेंट था उस समय की सरकार का। ये जिम्मेदारी बनती है देश के गार्जियन की। आप चुपचाप आइए, काम पर बातें करते हैं। काम क्या किया? 80 करोड़ लोग जिस देश में
5 किलो राशन, 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल की कतार में खड़े हैं। 9 साल से देश की ऐसी आर्थिक माली हालत कैसे हो गई कि सरकार का डेटा कहता है कि 80 करोड़ लोग को हम राशन दे रहे हैं। तो मतलब 9 साल में आपने रोजगार 2 करोड़ पैदा किया होता तो ये 80 करोड़ लोग राशन की कतार में तो नहीं होते। जनता दल यूनाइटेड के में सदन के नेता श्री राजीव रंजन सिंह जी ने अपने भाषण में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान यह सवाल उठाया कि आपने 9 साल में 18 करोड़ रोजगार नहीं दिए प्रधानमंत्री महोदय जी। आपने अग्निवीर नामक योजना लाई जिसमें देश का एक नौजवान जो 18 साल का होगा वो 4 साल में रिटायर कर जाएगा। 22 साल में आपके घर के नौजवान रिटायर कर गए। ऐसी योजना लाई, ऐसी सैनिक व्यवस्था आप कायम करना चाह रहे। आपसे सवाल महंगाई पे पूछा गया कि जिस देश में महिलाओं की रसोई का जो गैस सिलेंडर है उसका दाम यदि 1000 रुपए से ज्यादा हो जाए, 10 बार से ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे? अगर सब्जियों का भाव आसमान छुए तो वो सरकार किस काम की है? मैं आपको एक बात बताऊंगा, उन्होंने नंबर के गेम पे सदन के अंदर जरूर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय हासिल किया है, लेकिन वो देश का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। पूरा ठीक है देश देख रहा था। देखिए, आपने मेरी बातों को तो लच्छेदार बातें बता दिया, लेकिन मैंने वही सवाल आपसे पूछा जो सदन में हुआ, इसमें कोई लच्छेदार वाली बात नहीं थी। और आप बार बार ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर, आप बार बार ये कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं। सर सुनिए ना सत्यप्रकाश जी, पहले सुन लीजिए, सुनने के बाद ही चर्चा होगी ना। आप बार बार ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर ये लोग सेंसिटिव नहीं थे, लेकिन फिर आप भी तो देश के बाकी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे ना, आप भी तो देश के बाकी मुद्दों पर सवाल उठा रहे थे ना। अगर आप सवाल उठाएंगे जवाब आपको मिलेगा, और आप ये कहने लगेंगे कि लच्छेदार बातें हो रही हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। खैर शहजाद जी जवाब दीजिए। यहाँ सवाल सेंसिटिविटी को लेकर है कि पीएम हंस रहे थे, उनके पीछे लोग हंस रहे थे मणिपुर पर जब चर्चा हो रही। मैं इसी से शुरुआत करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने धैर्य से दोनों मेरे मित्रों की बात सुनी है, वो भी मेरी बात धैर्य से सुनेंगे। देखिए, ऐसा है, बार बार कहा जा रहा है 52 साल तक तिरंगा लहराया नहीं गया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दी। अभी भी तिरंगा कहाँ लहरा रहा है और कहाँ नहीं लहरा रहा है आपके सामने है। अभी तिरंगा यहाँ लहरा रहा है, वहाँ नहीं लहरा रहा। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा मजाक की बात। देखिए, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा को एक गंभीर एनालिस्ट के रूप में देखता हूं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखते हैं। पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं आपकी सत्यता और निष्ठा के आधार पर आपसे एक सवाल का जवाब मांगूंगा। इस बयान को जरा सुनिएगा। नहीं करूंगा, मतलब सुनिए, एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। अब मुझे बताइए कि मजाक हंसी मजाक की बात कर रहे थे, 1-2 गोले मैं मारूंगा, पीछे से हा 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 हा, ये गंभीर चर्चा थी। आपके 6 साल का कोई नेफ्यू होगा ना, छोटा भतीजा, वो भी ऐसी बातें नहीं करता पार्लियामेंट में। मणिपुर पर चर्चा, फ्लाइंग किस कोई नहीं करता। अच्छा, मणिपुर पर इन्होंने कहा कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं? अनिल जी ने कहा तो मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री बोले 42 मिनट, उसके बाद आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो मूव करता है, मतलब गौरव गोगोई को 15-20 मिनट का समय मिलता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसका क्यों इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को उधर ही एक्सपोज कर देते? एक अनिल जी प्लीज अपनी बारी में, प्लीज आई रिक्वेस्ट, अच्छी बात करेंगे पर अपनी बारी। बिल्कुल ठीक है। इसलिए इनको बैठना नहीं था मणिपुर के विषय पर। आज आप लोग सुनकर जाइए, 1962 में नेहरू जी ने आसाम को बाय बाय बोल दिया था। 1966 में मिजोरम में वायुसेना से बम गिरवाए थे मिजोरम की जनता पर। 1993 में 150 से ज्यादा लोग मारे गए। एक सेकेंड प्राची जी, कृपया प्राची जी, जनता के पास ये तथ्य आने दीजिए, तथ्य प्राची जी, तथ्य आने दीजिए। इनका इंटरप्शन फिर आप प्लीज प्राची जी, आई रिक्वेस्ट। क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है ये? तो लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, काउंटर बोलिए मुझे, पर मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जो आपने अलगाववादी की बात कही, उस पर तो कांग्रेस काउंटर कर रही है और ये कह रही है कि वो अलगाववादी ताकतें थी जिन पर बम गिराना जरूरी था। उसी पे आ रहा था ना, मुझे पता है कांग्रेस ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में सेना रोक सकती है, ये उनका बयान था। और वो कह रहे उस समय अलगाववादियों पे बम गिराए, अपनी ही क्षेत्र में कोई बम गिराता मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे अलगाववादियों पर। चल ठीक है। 1993 नेहरू जी, नरसिम्हा राव की सरकार, 200 लोग मारे गए, महीनों तक मणिपुर जलता रहा। क्यों सेना इस्तेमाल नहीं हुई? 1997 में 350 मारे गए। 1 साल से अधिक चलता रहा मणिपुर में हिंसा का कांड। क्यों नहीं उन्होंने सेना भेजी? और किसने स्टेटमेंट दिया उस समय पर? स्टेटमेंट रखा भी नहीं गया पार्लियामेंट में। पीएम का बोलना, एचएम का बोलना तो दूर की बात। 2011 ओकराम इबोबी सिंह, इनकी सरकार वहां पर, और केंद्र में इनकी सरकार, 123 दिन बंद चला। किसने स्टेटमेंट रखा मणिपुर पर? एक बार बता दीजिए। ये सुनना नहीं था। देखिए प्राची जी, मैं कई लोगों का सवाल। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।